इंडिया का सबसे पावरफुल बैंक कौन सा है? HDFC, SBI, ICICI? नहीं, इन सब बैंकरों का एक बैंक होता है, यानी द बैंकर्स बैंक, विच इज आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हेलो एवरीवन, आई एम राहुल गुजराल. वेलकम टू द कंसेप्ट कॉर्नर. सो दिस इज द सेकेंड क्लास. फर्स्ट क्लास में हमने IMF और वर्ल्ड बैंक को डिटेल में पढ़ा था. आज हम RBI के बारे में भी यही ट्राई करेंगे कि आप किसी भी एग्जाम में अगर RBI से रिलेटेड क्वेश्चन कोई पढ़ो तो आपको ऐसे सॉल्व आप कर पाओ चुटकियों में, राइट? सो दैट इज माई उद्देश्य, दैट इज माई मोटिव. एंड टुडे लेट अस टॉक अबाउट द RBI. ठीक है, सो बेसिक फैक्ट्स तो हम पहले पढ़ेंगे. एंड चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं. नाउ 1935, ठीक है, द ईयर इज 1935. उससे पहले इंडिया में कोई सेंट्रल बैंक नहीं था. तो यानी कि हमें पता है कि RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी एपेक्स अथॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स इन इंडिया. ठीक है. नाउ 1935 से पहले कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं था, तो आपका जो करेंसी का मैनेजमेंट होता है ना, बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड था. बैंकिंग सेक्टर पर कोई एक रेगुलेटर नहीं था. गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल मैटर्स थे उनको एडवाइस देने के लिए कोई नहीं था. तो इसी वजह से एक नीड फील हुई कि एक हमारे पास पूरी बैंकिंग सिस्टम को कोई रेगुलेट करे, ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. फिर एक कमीशन आई जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, यानी कि हिल्टन यंग कमीशन. सो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, दैट हिल्टन यंग कमीशन ने सपोर्ट किया और बोला कि एक RBI इस्टेब्लिश होना चाहिए. सो दैट लेड टू द RBI एक्ट ऑफ 1934. सो लेट अस बिगिन विद द बेसिक फैक्ट्स. ठीक है, तो पहला पॉइंट, एज आई एम सेइंग, इज अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द RBI. सो आवर टॉपिक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI. हम RBI के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो RBI एक्ट पास हुआ गाइस कब? RBI एक्ट पास हुआ 1934 में. RBI एक्ट पास हुआ 1934 में और ऑपरेशन स्टार्ट किए हमने 1 अप्रैल 1935 में. ऑपरेशंस कब स्टार्ट हुए? सो ऑपरेशंस स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1935. नाउ इसके बाद मेन बात आती है कि तब तक तो हमारी इंडिपेंडेंस भी नहीं थी, तो इट वॉज नॉट नेशनलाइज यानी गवर्नमेंट ओन नहीं था. इनिशियली इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड. ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है कि RBI शुरू से गवर्नमेंट ओन नहीं था, पहले प्राइवेटली ओन्ड था. तो इनिशियली इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड. तो मैं ग्रीन से लिख देता हूं, इनिशियली प्राइवेटली ओन्ड. ठीक है, सो इनिशियली क्या था? ये प्राइवेटली ओन था. और ये नेशनलाइज कब हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, 1 जनवरी 1949, यानी आजादी के 2 साल बाद, यानी गवर्नमेंट ओन्ड हो गया ये 1 जनवरी 1949. ये तो कुछ ऐसे फैक्ट्स है बेसिक से जो आपको कहीं भी आ गए आपको पता होने चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसका हेडक्वार्टर का है. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शुरू में इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में. शुरू में उस टाइम पे कैलकाटा बोलते थे ऑफ कोर्स. सो इनिशियली द हेडक्वार्टर वाज इन कोलकाता. शुरू में हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर बाद में शिफ्ट हुआ मुंबई में 1937 में. ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स इनिशियली इन कोलकाता, उस टाइम पे क्या बोलते थे? कैलकाटा. देन 1937 में कहां शिफ्ट हो गया? ये मुंबई में. ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना. तो कुछ बेसिक चीजें हमने आपको बता दी हैं, तो आप देख सकते हो यहां पे भी. लेट मी शो यू द स्लाइड सो दैट इट कैन हेल्प यू. ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ऑलराइट गाइस, तो आई कैन शो यू द स्लाइड एज वेल. ठीक है, इट वाज फ्लो चार्ट है तो आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? तो आप देख सकते हो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने RBI के बारे में सजेस्ट किया. ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अगर आपको छोटा दिख रहा है तो नो वरीज. ठीक है, तो आप देख सकते हो पहली बात हम बात कर रहे हैं बर्थ ऑफ RBI की टाइमलाइन की. तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने सजेशन दी. 1934 में RBI एक्ट पास हुआ. 1935 में क्या बताया मैंने, कोलकाता में इसकी इनिशियल हेडक्वार्टर्स थे, तो इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 में. फिर 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया मुंबई में और 1949 में
नेशनलाइज किया हमने आरबीआई को, यानी गवर्नमेंट के अंदर ये आ गया। ठीक है, सो आरबीआई स्टार्टेड एज अ प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी एंड इट वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये आ गया। ठीक है, सो ये बेसिक चीजें हो गई। नाउ हेडक्वार्टर्स देख सकते हो मुंबई में शिफ्ट हो गए कोलकाता से। ओनरशिप मैंने बता दी है, इनिशियली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, नाउ गवर्नमेंट ओन्ड है और नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें और। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, हमने रिवाइज भी कर लिया जितना हमने समझ लिया। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई? बहुत एग्जाम्स में ये चीज भी आती है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। एक क्वेश्चन ये आता है और एक आता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, दोनों अलग क्वेश्चन है, यानी सबसे पहला कौन था और फर्स्ट इंडियन कौन था। तो सबसे पहला था ऑसबॉर्न स्मिथ। आई डोंट यूज सर इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, आपको लगाना है लगा लेना। सो ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सो मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ मैं बोलूंगा रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? यहां पे मैं सर बोलूंगा, सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख। ठीक है, सो सर सीडी देशमुख थे हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई? तो हमने फर्स्ट इंडियन गवर्नर देखा, फर्स्ट गवर्नर देखा। अब एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट, हु वाज द, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ओनली पीएम टू सर्व एज इंडियन गवर्नर। क्या बोल रहा हूं? ओनली पीएम टू सर्व एज गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे बट वो एक टाइम पे आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ओनली पीएम टू सर्व एज गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दोगे या फिर वीडियो के एंड तक जुड़े रहो, इसका आंसर भी मैं दूंगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी हियर एज वेल व्हाट आर द कोर फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, यानी आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है, आरबीआई मेन काम क्या करता है। ठीक है, तो वो है तो हमारा सेंट्रल बैंक। सो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सेंट्रल बैंक यानी टॉप मोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। नाउ इसकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ। ठीक है, नाउ पहला ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो प्राइस स्टेबिलिटी। वी आर डिस्कसिंग दी, लेट मी ओपन द ग्रीन बोर्ड, प्रॉपर टीचर वाली फील आनी चाहिए, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? नाउ गाइस, पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी, यानी चीजों के प्राइस स्टेबल रहे, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल में लाना, ये आरबीआई का काम है। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की है। आप कहोगे सरकार की है, तो ये भी तो सरकार का पार्ट है एक तरीके से, तो इनका भी है। तो इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो इसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप बोल सकते हो। सेकेंड इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सेकेंड क्या है? सेकेंड है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो बैंक शुड रिमेन हेल्दी, यानी बैंकिंग सिस्टम हेल्दी रहे हमारा। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इकोनॉमी भी ग्रो करे। हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे, आरबीआई का ये भी काम है। और पब्लिक कॉन्फिडेंस हम गेन करें, सो पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो ये बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गाइस आरबीआई के। ये क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई। अब आते हैं मुद्दे पे, यानी कि सर वो सब ठीक है, इनके फंक्शंस बताओ। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है इशूअर ऑफ करेंसी। ये लिख लिया सबने? इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, गिविंग यू 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। okay, so now I'm discussing about what I am asking about the functions of the RBI. बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन ना। पहला होता है गाइस इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी इशू पावर। ना बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी आपका नोट है, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए, 50 रुपए,
ठीक है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, सारे नोट आर इशूड बाय द आरबीआई। ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, ₹1 नोट एंड ऑल द कॉइन्स। ठीक है, सारे एक्सेप्शन क्या है, मैंने क्या लिखा, ऑल नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। बट इसका एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन परस्पेक्टिव से किसी भी एग्जाम में। इसका एक्सेप्शन क्या है, ऑल द कॉइन्स प्लस ₹1 नोट। ये आरबीआई इशू नहीं करता। ये कौन इशू करता है, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो हु इशूज दैट, बाकी कॉइन्स और ₹1 का नोट कौन इशू करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द आरबीआई दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड क्या है, सेकंड है आरबीआई को हम बैंकरों का बैंक बोलते हैं। मैंने शुरू में बताया था ना कौन सा सबसे बड़ा बैंक है, सो दैट इज द बैंकर्स बैंक। सो सेकंड फंक्शन ऑफ द आरबीआई इज दैट इट इज द बैंकर्स बैंक। ठीक है, आरबीआई क्या है गाइस, आरबीआई है बैंकरों का बैंक। यानी कि जब कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, उनको इमरजेंसी में नीड हो, तो हु कम्स टू द रेस्क्यू, देयर फादर, दैट इज द आरबीआई। जब बैंक के पास कुछ नहीं होता, जैसे जब हम बहुत सैड होते हैं, कुछ नहीं होता, हम सीधा मम्मी के पास क्यों जाते हैं, पापा के पास क्यों जाते हैं, हमें पता है वी कैन रिलाई ऑन देम। सिमिलरली बैंक रिलाइज ऑन द सेंट्रल बैंक। लाइक स्टूडेंट्स गो टू द टीचर, बैंक्स गो टू द आरबीआई। तो ये बैंकरों का बैंक है। इट रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स, इट हेल्प्स द बैंक। ठीक है, ऐसे ही ये बैंकरों का भी बैंक है, जैसे ऐसे ही गवर्नमेंट का भी बैंक है। सो थर्ड इज इट इज गवर्नमेंट्स बैंकर। थर्ड पॉइंट इज इट इज गवर्नमेंट्स बैंकर। और जब आप गवर्नमेंट्स बैंकर की बात करते हो ना, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट्स बैंकर ना, तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, दैट जो भी आपके पैसे हैं, यानी जो आप टैक्स देते हो, तो यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। सो इट मैनेजेस अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स, हमारा जो सेविंग अकाउंट खुलता है वो आरबीआई में नहीं खुलता, चाहे कुछ सेविंग अकाउंट हो, सैलरी हो, करंट अकाउंट हो। बट जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज मैनेज्ड बाय द आरबीआई। सो मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के कौन मैनेज करता है आपके अकाउंट्स, आपका आरबीआई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चौथा फंक्शन है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, क्योंकि हम शॉर्ट में टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। चौथा फंक्शन होता है गाइस क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट कंट्रोल करने का, कि अगर ज्यादा पैसा चला गया इकोनॉमी में उसको कम करना है, आरबीआई का काम है। कम पैसा है, ज्यादा करना है, वो भी आरबीआई का काम है। उसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पहले बता दिया। एंड फाइनली एक कमिटी होती है, एक चीज और होती है, यस सही बोल रहे हो आप, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है हमारा रिजर्व्स, तो फॉरेक्स रिजर्व्स को कौन संभालता है, आरबीआई। यानी हमारे पास जितना भी गोल्ड है एक्स्ट्रा, जितना भी यूएस डॉलर है, जितना भी एसडीआर है इशूड बाय द आईएमएफ, वो क्या है, फॉरेक्स रिजर्व्स है हमारा। उसको कौन हैंडल करता है, उसको भी हमारा आरबीआई हैंडल करता है। ठीक है, सो आप यहां पे भी देख सकते हो फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, दैट इज वन बाय वन। मॉनेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, इशूअर ऑफ करेंसी है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर है बैंक्स का, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकरों का बैंक है, और फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर भी है। यानी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको भी ये मैनेज करता है। सो आरबीआई प्लेज मल्टीपल रोल्स टू कीप द इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड ग्रोइंग। स्ट्रॉन्ग रखना, स्टेबल रखना और ग्रो करवाना आरबीआई का काम है। सो दैट इज दैट इज द इंटायरिटी ऑफ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द आरबीआई। इज दैट क्लियर? सो यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो, यू कैन डू दैट। इसके बाद और इंपॉर्टेंट बात करते हैं आरबीआई के बारे में। लिख लिया? ठीक है, नाउ एक टॉपिक और पढ़ते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में।
ठीक है, आप अपनी पॉलिटी में भी पढ़ते हो, ठीक है, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यानी एमपीसी। अब ये क्या है, यानी यहाँ पे 6 मेंबर की कमेटी होती है, ठीक है, 6 मेंबर की कमेटी होती है, दैट मीन्स एवरी 2 मंथ्स। सो पहली बात, इसमें कितने मेंबर्स है गाइस, 6 मेंबर्स हैं। अब ये 6 मेंबर कौन कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें 3 मेंबर्स तो आरबीआई है, 3 आरबीआई से हैं, और 3 अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, टोटल 6 मेंबर्स है गाइस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, 3 आरबीआई के हैं और 3 अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि मान लो आरबीआई और इनके बीच में झगड़ा हो गया, तो 3 वोट फेवर में 3 अगेंस्ट में, तो क्या होगा, हमेशा कास्टिंग वोट गवर्नर का होता है, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कास्टिंग वोट की। सो डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी। ठीक है, डिसीजंस आर मेड बाय मेजॉरिटी। ठीक है, कास्टिंग वोट किसके पास होता है, गवर्नर ऑफ द आरबीआई में। कास्टिंग वोट किसके पास है गाइस, आरबीआई गवर्नर के पास। समझ आ गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एमपीसी का मेन क्या होता है, इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना होता है। इनके पास इन्फ्लेशन टारगेट होता है। इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेट कितना है गाइस, 4%। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि 4% ही रहना चाहिए इन्फ्लेशन, यहाँ पे ऑफकोर्स +-2 का आपके पास ग्रेस होता है, यानी कि एक तरीके से 2 से लेकर 6% का हमारा टारगेट है। हाँ या ना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट द एमपीसी। हाँ या ना। तो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ कास्टिंग वोट की बात कर रहे हैं, तो करंट गवर्नर कौन है आरबीआई का, करंट गवर्नर इज मिस्टर संजय मल्होत्रा, राइट, संजय मल्होत्रा, याद रखना, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, नाउ ये मैंने मेजर चीजें बताई, तो यहाँ पे भी देख सकते हो इन्फ्लेशन टारगेट होता है हमारा 4%, टॉलरेंस बैंड होता है +-2% की, +-2% का ग्रेस होता है। ठीक है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी को वॉच करने के लिए हम बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। टोटल मेंबर्स यू कैन सी, एज आई सेड, 6 मेंबर्स होते हैं, डायग्राम में देख लो। 3 मेंबर्स फ्रॉम द आरबीआई, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर एंड एक और आरबीआई का ऑफिसर, 3 मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ इट मीट्स एवरी 2 मंथ्स, डिसीजंस बाय मेजॉरिटी वोट, और गवर्नर के पास होता है कास्टिंग वोट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इन्फ्लेशन टारगेट भी बता चुका हूँ। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ रहे। इज दैट क्लियर? तो ये भी हमने देख लिया। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पेज फॉर यू गाइज, दैट हमने ओरिजिन और एवोल्यूशन देख लिया। हमने ये देख लिया, अगर आरबीआई के प्रियम्बल की बात करूं, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आप पढ़ते हो, ऐसे ही यहां पे भी प्रियम्बल होता है। 3 की पिलर्स भी हैं यहाँ पे, दैट आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई इश्यूअर ऑफ करेंसी है, और आरबीआई रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है। तो ये है इसके पिलर्स। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो। और चौथी चीज एक ऑप्शनल है, दैट इज योर मैनेजर ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है, पब्लिक यानी उधार है, उसको भी ये मैनेज करती है। ठीक है, कमीशंस के बारे में कौन से 2 इंपॉर्टेंट कमीशन है, सबसे पहला हिल्टन यंग कमीशन, जिसने पहली बार प्रपोज किया था। ठीक है, एंड बी.आर. अंबेडकर जी ने क्या लिखा था, ही इज द ऑथर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो बी.आर. अंबेडकर जी ने एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसमें क्या था, हिज आइडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड द कमीशन फ्रेमवर्क। तो उनके आइडिया से भी ओरिजिन हुआ है इसका, तो इस बुक को भी याद रखना। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर मिस्टर सी.डी. देशमुख, फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, ओनली पीएम हु सर्व्ड एज द आरबीआई गवर्नर
I asked you, the answer is Mr. Manmohan Singh. So he was a very big economist of his time. 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जिस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एलपीजी वाला रिफॉर्म्स हुआ था. सो दैट इज व्हाट मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी थे तब, तो वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं. तो आप उनकी सीवी देखोगे ना, और उन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी है, कहाँ कहाँ से, आप एक बार पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा. सो दैट इज व्हाट ही सर्व्ड एज द आरबीआई गवर्नर. ठीक है. So that is the major points that you have to remember when you talk about the RBI. So I hope मैं RBI के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें सिखा पाया हूँ, और यही मेरा उद्देश्य है, as I said again in the concept corner, कि under 25 minutes I try to explain important topics related to you can say commerce, related to the economics. So that is what I'm trying to do. It will help you in your general knowledge. It will help you in all of your exams, right? So that was it for this video for the RBI. You guys keep on studying like this. ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो. आई एम राहुल गुजराल. We'll meet you in the third session of the Concept Corner. So till then, bye bye, Jai Hind, and take lots of care.